गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 9 का। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्लास 9 का क्लास हो जाए, जो कि केमिस्ट्री का, क्योंकि फिजिक्स मैंने पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 9 में आप चले जाएंगे। मैथ भी बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने और फिजिक्स तो लगभग कंप्लीट कर दिया है, और जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है ऑब्जेक्टिव वगैरह वो भी हम करा देंगे आप लोग को एग्ज़ाम से पहले पहले तक। तो देखिए यहाँ पर आज का क्लास है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ के सभी गुणों को। तो पदार्थ सबसे पहले और परिवेश क्या है उसको समझ लेते हैं। परिवेश का अर्थ हुआ कि हम जिस आवेश में रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वह हमारा परिवेश कहलाता है। यानी कि हमारे आसपास देखी जाने वाली और नहीं देखी जाने वाली, मीन्स महसूस की जाने वाली चीज़ें भी या महसूस करने वाले स्थल पर भी कुछ चीज़ें हैं वह पदार्थ कहलाती है। तो हमारे परिवेश के पदार्थ, ये नहीं कि जिसे हम देख लिए अगल बगल में कोई बाल्टी रखी हुई है, कोई पुस्तक रखी हुई है, कोई कलम रखी हुई है तो ये आपके पदार्थ हो गए, नहीं। तो यहाँ पर यह समझना है हम लोगों को कि जिस चीज़ों को मैंने देखा वह भी पदार्थ, जिसको मैंने नहीं देखा वह भी पदार्थ, उनके सभी गुणों को, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण, उसकी अवस्था, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, सीखेंगे यहाँ पर। तो आप इस क्लास में बने रहिए। ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ऐसे भी आपको पता है कि क्लास 9 की केमिस्ट्री की जो एक एक चैप्टर होती है वो थोड़ी लंबी लंबी होती है, तो इसलिए वीडियो लगभग लंबा होगा, लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर शुरुआत से ही कि पदार्थ क्या है। सबसे पहली प्रश्न तो यही आ गई, यानी मीन्स व्हाट इज आपका जो यहाँ पर ये है क्या, इस पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज पहला प्रश्न जो है व्हाट इज मैटर, एक्सप्लेन, ठीक है। यानी कि पदार्थ क्या है इसको हम लोग विस्तृत करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोगों को यहाँ पर यह समझनी है कि पदार्थ होती क्या है। इनकी अवस्था पर भी बात कर लेते हैं और इसका विस्तार भी जान लेते हैं। तो देखिए सिंपली सी चीज़ को समझिए कि पदार्थ की कुछ गुणों को मैं बताता हूँ। पहला चीज़ देखिए, पदार्थ को हम देख सकते हैं, पहला चीज़ हो गया आपका। उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पदार्थ हो गई क्या कि हम पदार्थ को देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको इसको रखने के लिए कोई एक जगह होगी, तो वह जगह होगी तो मीन्स जगह उतना वो लेता है। जैसे कि आप किसी सीट पर बैठते हो, यदि वह फर्स्ट सिटिंग सीट है तो आप जब बैठ जाते हो तो वहाँ जगह खाली नहीं बचती, तो आप वहाँ पर एडजस्ट हो गए। मीन्स वहाँ जो आप बैठे ना, तो वह क्या आपके लिए कहलाया कि वह आपने एक जगह लिया, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी समझना है कि हमारा जो पदार्थ है ना वह जगह को लेती है, ठीक है, जगह छेड़ती है। उसके बाद फिर देखिए कोई भी हम पदार्थ ले लें, उसका एक और गुण होता है। वो गुण क्या है कि जैसे ही उन्होंने जगह लिया तो जगह को हम लोग कहते हैं क्षेत्र, और क्षेत्र को चारों तरफ से यदि हम घेर दें तो वो कहलाता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो वहाँ पर क्षेत्रफल भी होगा, और जहाँ क्षेत्रफल होगा तो वहाँ आयतन भी होगा। पदार्थ पर डिपेंड करता है कि वो कैसा जगह ले रहा है। देखिए आपका सरफेस पर क्षेत्रफल लेगा और उसका राउंडिंग पूरा होल जो कि ठोस के रूप में होता है, वहाँ पर वो सब्सटेंस क्या करेगा कि आयतन को भी बताएगा। मीन्स अब खुली हम लोग कह सकते हैं कि वैसा वस्तु या फिर जो स्थान घेरे जिसमें, अब जो स्थान घेरे, पहला स्थान घेर रहा है जिसमें आयतन हो। उसके बाद देखिए कोई भी चीज़ यदि हम लेते हैं जिसमें आयतन हो जाए और वह स्थान घेर रहा है तो उसमें वजन भी होगा। मीन्स वजन का मतलब चाहे हम हवा ले लें, पानी ले लें, आपका ठोस पदार्थ ले लें, तो ये सारा चीज़ भी हम लोगों का क्या होता है ना कि वह स्थान तो लिया ही, आयतन तो दिया ही, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या मैटर करता है वह कि उसमें वजन होगा। चाहे आप बैलून में हवा भी भर दो तो भी वजन होगा। इसका भी हम लोग विश्लेषण आगे जा कर के करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम लोगों को सब चीज़ समझ में आ गई। तो इन्हीं तीन बातों को हम लोग कह सकते हैं कि यह पदार्थ के बारे में कहा जा रहा है। आइए उसका डिफिनेशन बताते हैं।
अब यहाँ पर और भी चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि हम पदार्थ को और भी डिफाइन करें तो देखिए कोई भी, जैसे ये आपका कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, तो ये भी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, जो स्थान घेरती है, जिसमें आयतन होता है और जिसमें भार होता है, यह पदार्थ कहलाती है। क्लियर कर लिए, क्योंकि इसको हम लोगों ने पहले जान भी लिया कैसे होता है। एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। पदार्थ एक वैसी अवस्था है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जो स्थान घेरती है, जिसमें आयतन होता है और इसमें भार होता है, वजन होता है। और भी इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, नीचे पैराग्राफ चेंज करके बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। एज कि यह दृश्य भी होती है, अदृश्य भी होती है। दृश्य और अदृश्य पर थोड़ा सा बात कर ले। बहुत सी मैटर को मैं देख सकता हूँ, जैसे कि आप ले लो कोई भी पुस्तक है, वह आपका मैटर हो गया, आप देख रहे हैं कि वो दिख रहा है, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ईटीसी। बट सम मैटर कांट सीन एज, जैसे कि हम देख नहीं सकते। जैसे आप एयर ले लीजिए, हवा ले लिए, तो हवा को हम देख नहीं, महसूस कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट की बात है, यानी कि वो महसूस होने वाली बात है। तो वो भावनाओं की बात को भी हम लोग जो है कि यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग इसमें डिफाइन करते जाएंगे तो पदार्थ की परिभाषा और बढ़ती जाएगी। तो हम कुल मिलाकर के यह कह सकते हैं कि पदार्थ के गुण में उसे डालेंगे और सिंपली यदि पदार्थ को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, जिसमें आयतन होता है, भार होता है और स्थान घेरता है। आइए अवरोध भी उत्पन्न करता है। अब अवरोध पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। आपको फिजिक्स में मैंने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें जिसको पता नहीं है आप जा करके देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिफाइन किए हुए हैं, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V बराबर U प्लस AT, सभी चीज़ों को वहाँ पर डिफाइन किए हैं, ग्राफ भी बताए थे और भी बहुत सारी चीज़ बताए हुए हैं, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आप जानिए कि यदि हम कोई वस्तु है वो कांस्टेंट अवस्था में नहीं रह सकता, जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो कारण इसका क्या है नीचे गिरना, कि गुरुत्वाकर्षण की बात थी, अभी उसको डिफाइन नहीं करते। डिफाइन ये करते हैं कि यह जो पृथ्वी पर भी यदि स्थिर है ना, तो वह एक ताकत लगा करके स्थिर है। जैसे हम चलते हैं तो चलना भी तभी प्रारंभ मतलब संभव होता कि जब गुरुत्वाकर्षण है तब। यदि नहीं होता तो हम लोग कभी भी पृथ्वी पर चल नहीं पाते। हो सकता है कोई के हवा में कांस्टेंट होकर के उड़ने लगता, तो कभी कोई अपने आप तैरने लगता। तो यहाँ पर सभी चीजों का नियतांक बना हुआ है, एक अवरोध उत्पन्न करता है। बताना हम यह चाह रहे थे कि कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी थिंग्स हो, कोई भी मैटर हो, यदि वह स्थिर भी रखा हुआ है ना, तो वह क्या मैटर करता है, अवरोध कर रहा है वहां पे। अवरोध का मतलब ये नहीं कि हम टेबल पर रख दिए इसको और धकेले तभी अवरोध नहीं, वह एक दूसरे को अवरोध कर रहा है, मीन्स एक दूसरे के बीच में एक बल लगा रहा है। यदि हम इसे हवा में छोड़ेंगे तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, बट जैसे ही हम इसको कोई जगह पर स्थिर कर दे, मीन्स टेबल, मेज, ETC पर, तो यह टेबल पर बल लगाया और एक और बल नीचे से लग रहा है जो कि उसे उस जगह स्थिर करके रखा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, अवरोध उत्पन्न करती है। तो एक चीज और बढ़ा सकते हैं कि पदार्थ अवरोध उत्पन्न करती है। आइए आगे इसमें और भी चीजें देखते हैं। इसमें और भी चीजें था, आयतन था। ठीक है, तो आयतन को मैं आपको डिफाइन ही कर देता हूं कि यदि किसी वस्तु का आकार या पदार्थ का आकार ऐसा हो जो कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निश्चित या अनिश्चित, दो सभी बातें हो। निश्चित या अनिश्चित का मतलब देखिए, अब मान लो कि हम गोले जैसा ले लिए कोई वस्तु। गोले का मीन्स गोलाकार, यानी कि गोला में तो कहीं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है नहीं, बट वहां भी आयतन वो घेर रहा है। कोई वृत्ताकार ले लिए तो वहां पे आपको जो है कि वृत्ताकार अवस्था में मोटाई है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नजर आ जाएगी। लेकिन हम कोई पोटैटोज ले लिए, ओनियंस ले लिए, तो वहां पर आपको क्या, सिलेंडर वाला हो गया, क्वांस वाला हो गया, कोई भी प्रकार के तो थिंग्स नहीं मैटर हो सकते हैं, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ आयतन जरूर होगा। यानी कि कहेंगे क्या, कि किसी भी वस्तु या पदार्थ के द्वारा, तो किसी भी पदार्थ के द्वारा उनके घेरे गए क्षेत्र, पूरा क्षेत्र,
ठोस क्षेत्र को हम लोग आयतन कहते हैं। किसी भी पदार्थ द्वारा घेरे गए ठोस क्षेत्र को आयतन कहते हैं। किसी भी पदार्थ द्वारा घेरे गए ठोस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। आइए आगे और डिफाइन करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था समझिए कि देखिए अवस्था बहुत प्रकार की होती है। मैं आपको बताता हूँ अवस्था में थोड़ा सा, यानी कि उसकी स्थिति। तो भौतिक और रासायनिक दोनों अवस्था होती है। अब आप देखिए समझिए कि यदि आप एलपीजी गैस को आप क्या करते हैं कि खुला में छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो इतना हल्का है कि वो हवा के साथ हवा से ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। बात को समझिएगा कि हम दोनों अवस्था क्या बता रहे हैं आपको। तो हवा वहां पर क्या कर रहा है ना, खुद के साथ ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि हम भारी है नीचे रहेंगे, तुम हल्का हो ऊपर जाओगे, एकदम निश्चित है। धुआं वह भी आपका ऊपर जाना शुरू हो गया। उसके बाद और भी बातें हैं। अब आइए थोड़ा सा, ये सब हो गई भौतिक अवस्था। रासायनिक अवस्था में आइए, मिश्रण करने पर, ठीक है, मिश्रण करने पर वस्तु में एक दूसरे के साथ सल्फर के साथ O2 मिश्रण करने पर, मैग्नीशियम के साथ O2 मिक्स करने पर, तो यहाँ पर रासायनिक गुण भी हम लोग पढ़ेंगे, भौतिक गुण भी पढ़ेंगे। तो पहला चीज हम लोग भौतिक गुण में आते हैं। भौतिक गुण में भी पहला गुण हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर के बना है, या पदार्थ कण से बना है। अब वह कण कैसा है, सूक्ष्म होता है या नहीं होता है या क्या होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला चीज मैटर क्या करता है कि पदार्थ कणों से बना हुआ होता है। पहला चीज क्या बताएंगे कि पदार्थ कणों से बना हुआ होता है। एक चीज क्लियर हो गया, लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग खुद जो है कि जितना बोल रहे हैं वीडियो को पॉज करके आप, पदार्थ कणों से बना हुआ होता है। और दूसरा नंबर देना, ये कण सूक्ष्म कण होते हैं। सूक्ष्म कण मीन्स आप किसी भी मैटर यानी पदार्थ को लास्ट छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करोगे तो उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको कि यदि आप किसी ढेले को आप चूरो, रगड़ो, पीसो, लास्ट उसकी जो छोटी सी कण होगी ना, आप दृश्य नहीं होगा, देख नहीं पाओगे। इतना छोटा कण होगा कि जिसे कि आप धूल बना दो और फूंक दो हवा में तो वो उड़ेगा, कुछ समय तक उड़ेगा। क्या जरूरी है कि वो तुरंत हवा के साथ नीचे आ गया? क्योंकि वह इतना छोटा है ना कि वो आएगा नीचे, तो आएगा समय पर, या फिर बहुत सारा वाष्प के रूप में इस वातावरण में जो है धूल कण प्रकीर्णन के माध्यम से वो जो है कि प्रकीर्णन करने की क्रिया करते रहेगा, तो वो जो है कि तैरते रहता है। तो वहां पर क्या हुआ कि वो ऐसी वस्तु हुई, अभी आप वातावरण को देखो कुछ नजर नहीं आएगा, तो क्या होता है ना कि वहां पर वो छोटा छोटा कण जो है कि वो आपके वातावरण में इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, दिखता नहीं है। तो उसके लिए सीधी सी बात हो गई कि पदार्थ छोटे कण से मिलकर के बना है, या पदार्थ कण से मिलकर के बना है। और नंबर 2, ये कण अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। दो चीज हो गया। आइए नेक्स्ट। अब देखिए ये जो छोटे छोटे कण है ना, ये कण क्या होता है कि हमेशा गतिशील होते हैं, अनवरत गतिशील होते हैं। ये कोई भी पदार्थ के अंदर में छोटे छोटे कण जो है वह जो है अनवरत गतिशील होते हैं। तो हम कैसे बता सकते हैं कि यह गतिशील है? तो देखिए ये जैसे ही नीचे गिरना शुरू हुआ तो यह गतिशील है, यदि रुक भी गया तो गतिशील है। अब कहिए रुकने पर कौन सी गतिशील है? तो हाँ है ना, एक बल लगा करके तो आरोपित है, तो वह हो गया आपका क्या, गतिशील है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको यदि ये जानना है कि क्या यह क्या है, गतिशील है, तो गतिशील तब होगी जब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम परिणत कर देंगे और फिर उसे जब वायुमंडल में हम तैराएंगे उस समय पता चलेगा कि वो स्थिर नहीं होगा। वह क्या होगा कि वह हमेशा और हमेशा गतिशीलता प्रदान करते रहती है, इसलिए वह हम कह सकते हैं उसे कि वह गतिशील होता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर नोट करना है आप लोगों को, अभी और भी पॉइंट बता रहे हैं,
और आराम से आप इसको कॉपी में नोट करते जाइए। और एक चीज़, जब वीडियो को देखिए, यदि केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, तो फिर ये सारी चीज़ें मीन्स इन एजुकेशन कोई भी क्लास आप देख रहे हो तो सबसे पहली चीज़ देखिए, आप देखने के लिए एमबी यूज करते हो, डाटा यूज करते हो, समय व्यतीत करते हो, तो प्रयास करो ना कि कॉपी और कलम लेकर के ही बैठे। ये नहीं कि वीडियो चला दिए हैं, देख रहे हैं और उससे फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये आपका मस्तिष्क हो या किसी का भी मस्तिष्क हो, आप केवल सुन करके केवल याद नहीं रख सकते। तो एक बार आप उसे नोट भी कर सकते हैं और फिर आप उससे आगे उसे अपने अध्यात्म में, अपने ज्ञान में, अपने जो है कि क्लास एजुकेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 3 पॉइंट हम लोग यहाँ नोटेड किया। क्या किया कि पदार्थ कणों से बना होता है। दूसरा बात क्या हुआ, कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, सभी कण अनवरत गतिशील होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर हम लोग चर्चा करते हैं। और देखिए इसमें एक चीजें होती है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे देखिए दिस इज अ मैटर, यह एक पदार्थ है, इसमें छोटे छोटे कण जो है एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। तो क्या हुआ कि एक दूसरे को आकर्षित भी करती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग वायुमंडल में भी देख लेंगे, वह एक दूसरे को आकर्षित करती है। आइए आकर्षण के और एक चीज को हम बताते हैं। हमने एक ढेले को ऊपर फेंक दिया, पृथ्वी कहेगी कि मैं तुम्हें आकर्षित कर रहा हूं और पृथ्वी के साथ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आकर्षण होता है। मीन्स कोई भी वस्तु क्या होता है, वस्तु के छोटे छोटे जो कण हैं, किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण के लिए भी परिभाषा मैंने बता दिया। कोई भी चीज का एग्जांपल ले लो, जल को मैंने अवस्था अनुसार बता रहे हैं। कोई हम ढेला को फेंके ठोस अवस्था वाला, जल को भी ऊपर फेंके वो आ गया। लेकिन और भी चीजें होती है आकर्षण। तो यहाँ पर आकर्षण और भी चीज की हो सकती है। देखिए हम यदि पृथ्वी पर अलाव जलाते हैं, मीन्स आग जलाते हैं, तो आग ऊपर की ओर जाने लगता है। मीन्स वायु जो है नीचे जा रही है, तो वायु के कण क्या कर रहा है कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पदार्थ के छोटे छोटे कण, सूक्ष्म कण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट इस पे स्टेप पर बात करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में ना थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त स्थान किस लिए होता है कि एक दूसरे के साथ मजबूती बना करके रखे या फिर एक दूसरे को पकड़ के रखे, इसलिए उसमें जो है कि रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसको चित्रानुसार देख लेते हैं और सभी को हम लोग एक साथ डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या समझना है कि यदि पदार्थ की प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति के बारे में जानना है तो बस ओनली वन फिगर से आप समझ सकते हो। जैसे देखिए कि दिस इज अ प्लेस, यह एक प्लेस है और फिर ये प्लेस के साथ साथ यह एक मैटर है, पदार्थ है, और इतना प्लेस तक में यह है। तो क्या करेंगे, पहला चीज पदार्थ किससे मिल करके बना है, छोटे छोटे कण से मिल करके बना है। तो ये आपका छोटे छोटे कण मैंने यहाँ पे डाल दिया। और ये छोटे छोटे कण यानी कि कण से मिल करके बना है, ये तो कण हो गया। और इसमें छोटे 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 कण से जो करके मिल करके बना है, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, दो हो गया बात। तीसरा ये है ना कण एक दूसरे को आकर्षित भी करता है और गतिशील होता है। तो यहाँ पर गतिशील भी हम लोग बता दिए कि ये गतिशील है। अब यहाँ पर देखिए क्या और भी चीजें हो सकती है, ध्यान दीजिए कि गतिशील होने के क्रम में एक आकर्षण भी करता है, कि आकर्षण हो जाए तो आकर्षित करता है। उसके बाद कुछ रिक्त स्थान होता है। बस इतना ही तो 5 स्टेप्स बताना है। और ये क्या है, आपका सूक्ष्म कण है और फिर ये आपका कण है। तो क्या हो गया, 5 बातों को यहाँ पर मैंने डिफाइन किया। ज्यादा है और भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। इसके पहले मैंने परिभाषा बताया था, भौतिक अवस्था के गुण मैंने बताया। क्या बोलेंगे कि किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण निम्न रूपों में से है। नंबर 1
कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर के बना है। यह कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। नंबर 3, यह हमेशा गतिशील होते हैं। नंबर 4, यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और नंबर 5, इन सभी कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। देखिए एक चीज से आप लोगों को सारा डिफाइन कर दी। आइए नेक्स्ट हम लोगों को बात करना है कि पदार्थ का वर्गीकरण पर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग क्या जानेंगे, आप लोग समझ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन मतलब उसे वर्गीकरण मीन्स उसका विभाजन, कि या फिर उसको हम किस प्रकार से रखते हैं। जैसे आप लोग आगे जाते हो तो कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेडिक्टेबल या फिर एलिमेंट, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण जो हम लोग करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन हम लोग करना है यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग ध्यान देंगे केवल 3 प्रकार के ही पदार्थ होते हैं, एक ठोस अवस्था में, एक द्रव की अवस्था में, द्रव्य दोनों में अंतर है, द्रव की अवस्था में और गैस की अवस्था में। तो आइए हम लोग इन तीनों पर बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस होती है। तो देखिए यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं को हम लोग आज डिफाइन करेंगे फिर से। तो ठोस देखिए क्या होता है, एक चीज बात को समझना है, ठीक है। यह गुण भी जानते हैं और ठोस पदार्थ भी किसे कहते हैं, इन सभी चीजों पर हम डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम लोगों को समझना है यहाँ पे कि ठोस का मतलब हुआ आपका कि पदार्थ की वैसी अवस्था, उसके बाद कोमा लगा दीजिए, जिसमें इसका आकार निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, ठीक है। अब आकार और आयतन जब दोनों एक ही जैसा हो गया तो आप उस स्थिति में ठोस कहेंगे। तो कहेंगे कि सर ये आपने जो बताया इसे डिफाइन कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डिफाइन करके कि क्या ये चीज़ें ये है। तो समझिए कि आप कोई भी पदार्थ को हम लोग मान लो कि लिए एज ठोस के रूप में, मान लीजिए कि आप एक ईंटा ले लो, ये एक ईंटा है। इस ईंटा को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से खींच करके इस जगह ला दिया। तो क्या हुआ देखिए, यहाँ जो लाएंगे तो ये सटेगा नहीं, फिर ये तो यहाँ तक चला जाएगा। तो क्या हुआ देखो, ये इसका कोना यहाँ चला आएगा, ये इधर बढ़ा, ये इधर बढ़ा, फिर ये इधर बढ़ जाएगा जितना आप खींचते हो, ये वाला इधर, और उसके बाद फिर जो है कि ये यहाँ से। तो इस प्रकार से ये जो ठोस पुनः बना उसमें, यह भी ठोस जो है ना, इस दोनों के आयतन के सेम होगा, ठीक है। यही इसका कहना है कि तो ये क्या हो गया आपका कि ठोस को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन किए कि उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद फिर आते हैं कि ठोस का ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, कि इसका घनत्व जो है उच्च होता है। घनत्व देखिए क्या होता है, डेंसिटी जिसको कहते हैं। घनत्व का मतलब हुआ कि वो जो है ना, मतलब वो पदार्थ, उसमें जो घनत्व मीन्स उसके अंदर जो कण अनवरत गतिशील है, तो वहां पर जो गति करने की उसकी अवस्था है, तो घनत्व तो आप वो जो है उच्च होता है ठोस अवस्था में, ठीक है। तो इसके घनत्व उच्च होते हैं। पहले क्या हुआ कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरा मैंने बताया कि घनत्व इसका उच्च होता है। और घनत्व क्या हुआ कि उसके अंदर में जो कण अनवरत गतिशील होते हैं, उस चीज को, उसकी गति को, मेजरमेंट को हम लोग घनत्व कहते हैं, वह उच्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, और भी चीजें बहुत सारी है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब कहिए सर द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें द्रव्यनांक और क्वथनांक पर बात करते हैं। देखिए एक होता है गलने की प्रक्रिया और एक होती है कि ठोस की अवस्था में रहने की प्रक्रिया। तो दोनों चीजों को हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है। यानी कि आपको इसका यह चीज जानना है कि यदि हम ठोस को क्या करते हैं
कि मान लो कि हम जल में डुबो दें या फिर उसको मेल्ट कर दें या फिर हम उसे जो है परिणत करें दूसरी चीज़ों में, तो क्या होता है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि ठोस पदार्थ होती है। ठीक है, तो इस ठोस पदार्थ के लिए हम लोगों को क्या बताना है, द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। फिर से आगे हम लोग बढ़ते हैं, बैकअप करते हुए 3 बातें इसमें पढ़े। इसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। नंबर 2 हम लोग इसका पढ़े क्या, इसका घनत्व यानी डेंसिटी उच्च होता है। नंबर तीसरा पढ़े कि इसका क्वथनांक और द्रव्यनांक उच्च होता है। अब आइए, ये ठोस रूप में पाया जाता है या कठोर रूप में, ठोस तो जान ही रहे हैं, यह कठोर रूप में पाया जाता है। कठोर में कठोरता होती है उसमें, कठोरता यानी कि आप गेंद की तरह दबा नहीं सकते, बैलून की तरह दबा नहीं सकते, हवा को इस तरह से फूंक नहीं सकते, जल को बहा नहीं सकते, तो उस प्रकार की इसमें नहीं, लेकिन ये आपका एक ठोस है। तो ठोस में क्या हो गया, यह कठोर होता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट बताए। इसकी संपीड्यता भी होती है। संपीड्यता देखिए, आपको बहुत सारी चीजें, इसको पीटने पर, ठोस को पीटने पर क्या होगा, आवाज भी आएगी, और आवाज आएगी तो यहाँ पर देखिए आपको और भी चीजें पता करनी होगी कि इसकी आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता मतलब पीटा जो जाता है ना, तो आघात वर्धनीयता अधिक होती है, मीन्स चूर चूर नहीं होगी। ठीक है ना, यानी कि आप इसको मान लो कि एज अ ठोस सोना है, चांदी है, आप उसे ठोक ठोक करके बढ़ा रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका आघात वर्धनीयता। ठीक है, उसके बाद यह भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को इसका कुचालक सुचालक पर भी, तो बहुत से ठोस जो है कि कुचालक भी होंगे, बहुत से ठोस सुचालक भी होंगे। ठीक है, आइए अब देखिए, ठोस में बहाव की प्रकृति नहीं होती है। बहाव मीन्स ये बहेगा नहीं। ठीक है, तो वैसे तो ठोस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं, लेकिन और भी चीज़ों को हम जान जाते हैं कि प्रसार या संकुचन। ठीक है, हम लोग किसी भी पदार्थ को संकुचित बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, मीन्स उसे हम लोग जो है ना क्या कहते हैं कि एक जगह वाइल्ट नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, और होगा भी तो बहुत कम होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि हम किसी पदार्थ को बहुत ज़्यादा गर्म किए, गर्म करने के बाद फिर हम उसमें चाहते हैं कि उसका संकुचन ला दे, तो बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे लोहार के पास हम लोहे लेकर के जाते हैं, तो क्या होता है कि आप जिस उसको तबाने के बाद आप फिर उसका यदि आयतन पर बात करोगे ना, तो लगभग वो वहीं पर पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब कि इसमें प्रसार या संकुचन नहीं होती। जैसे जल की बात कर लें या फिर गैस की बात कर लें, तो आप हवे में खुले अवस्था में धुआं को छोड़ दें तो वो कितना एरिया एक्सेप्ट करेगी, कितना एरिया लेगी, कोई नहीं जानता, मीन्स वह उसका बहाव और प्रसार जो है ना अधिक होता है। लेकिन जल भी ले लो, तो जल भी ले लिए तो आप देखते होंगे कि यदि चौकी पे पानी गिर गया तो वो धीरे 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 बहुत दूर तक चली जाती है और वह अपना रास्ता खुद खोज लेती है। बट ठोस ऐसी नहीं है, ठोस में प्रसार या संकुचन जो है कि बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए, तो ये ठोस के गुण को हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए अब हम लोग द्रव के गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो द्रव अवस्था को पढ़ने से पहले और भी चीजें इसमें थोड़ा बहुत जान जाते हैं कि संकुचन होंगे, आपका प्रसार बता ही दिए, और इसमें देखिए एक और चीज है आपका ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है उसको समझ लीजिए। ऊर्ध्वपातन का मतलब हुआ कि यदि हम किसी ठोस वस्तु को गर्म करें और फिर उसको क्या करते हैं, दूसरी चीजों में परिणत कर दे, उस परिणत होने से फिर यदि वो उसी अवस्था में आ जाए तो ये क्या कहलाता है, हम लोगों का ठोस। जैसे बहुत ज़्यादा हीट में यदि आप सोने या चांदी को गलाइएगा तो वो जल की अवस्था में बन जाएगा, और फिर आप उसे तुरंत मिट्टी पर रख दो तो वह फिर से ठोस की अवस्था में परिणत हो जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद एक और विसरण की प्रक्रिया को हम लोग जान जाते हैं। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य कण के द्रव्य में प्रवेश करती है। ठीक है, जैसे मान लो कि एज फॉर मैं क्या करता हूँ कि कोई सोने को ले लेते हैं, चांदी को ले लेते हैं, उसके साथ सिल्वर, तो सोना और सिल्वर या फिर कोई अन्य पदार्थ जैसे तांबा कांसा, ये सारा चीज को यदि मिक्स करते हैं तो दोनों को हम हीट कर दो, दोनों जल की अवस्था में आ गई यानी द्रव अवस्था में आ गई, और फिर दोनों को मिक्स कर दो तो वहां पर ऐसे ही मिलता है। ये नहीं कि मान लिया जाए कि लोहे में हम स्टील लगाएंगे तो क्या करेंगे, लोहे और ऊपर से स्टील को चिपका देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहां क्या करना होता है, हम लोगों को दोनों को हीट की जाती है
अत्यधिक ऊष्मा पर, और जब वो हीट हो जाती है ना तो वहाँ पर दोनों जब द्रव अवस्था में परिणत हो जाए तो द्रव की अवस्था से फिर दोनों के कण एक दूसरे में घुल मिल जाए, यह कहलाती है हम लोगों का विसरण। और फिर ऊर्ध्वपातन, कि यदि हम क्या करते हैं कि ठोस को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए तो वह दूसरे अवस्था में परिणत हो जाए और फिर दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में परिणत हो जाए, यह प्रक्रिया आप लोगों का ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रसार या संकुचन, जब हम किसी वस्तु को दूसरे रूपों में परिणत करने का प्रयास करते हैं तो उसमें ज़्यादा ना प्रसार होता है, यानी कि या तो प्रसार या संकुचन नहीं होता है, ये आपका हो गया ठोस का गुण। आइए द्रव के गुण को बात करते हैं। तो द्रव के गुण तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आकृति और आयतन, इसमें द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, उसका आयतन निश्चित होता है। तो समझिए इसमें क्या होगा कि यदि मान लिया जाए, आप देखिए एक ग्लास दूध, ठीक है, ध्यान से, एक ग्लास दूध मैंने लिया तो ग्लास, एक ग्लास है, मात्रा है उसमें, मीन्स मान लो 250 ml एक ग्लास में आया, तो जो भी हो H4 मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको हम आयतन में बताए तो आयतन मान लो कि ये कितना आयतन छेदता है, मान लो इतना आयतन छेदता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आयतन छेद लिया। बट हम इसको परिणत कर देते हैं कटोरी में रखते हैं, जैसे कटोरी में रखेंगे तो उसका मान लो कि ये आकार में परिणत हो गया। तो ये आकार में जब परिणत हुआ तो आप क्या देख रहे हो कि दूध तो उतना ही है 250 ml, आकार इसका बदल गया, बट आयतन कहाँ बदला, आयतन तो वही होगा ना। 250 ml में यदि मान लो कि इसको 250 हम लोग मीटर स्क्वायर या फिर मीटर क्यूब भी कहते हैं, क्योंकि H4 1 ml = 1 मीटर क्यूब, तो यहाँ भी तो वही आयतन है, यहाँ भी तो वही आयतन हुआ। मीन्स कहने का मतलब कि वह दूध द्वारा इस कटोरी में जो एरिया छेका उसका आयतन सेम हुआ, बट प्रॉब्लम यह है कि उसका आकार कहीं भी दिख नहीं रहा कि सेम है। इसमें ग्लास में था तो मान लो कि इस प्रकार से होगा, कटोरी में है तो इस प्रकार से होगा, तो आकार चेंज हो गया। तो पहला चीज हम लोग क्या समझ गए यहाँ पे कि द्रव अवस्था में आकार जो है वो निश्चित नहीं हो सकती, बट आयतन निश्चित होगी। उसके बाद फिर यदि हम इसकी घनत्व पर बात करें तो ठोस की अवस्था से इसकी घनत्व कम होती है, और भी सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बस आज के क्लास में इतना ही, अगले दिन फिर हम आपको इसी जगह से आपका क्लास को आगे बढ़ाएंगे। द्रव की अवस्था से पुनः आपको रिवाइज करते हुए हम आगे की ओर ले जाएंगे। द्रव की अवस्था में मैंने केवल और केवल एक बातें पढ़ी कि आकार अनिश्चित और इसका आयतन निश्चित होता है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। लगातार आपको कंटिन्यूसली हम प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन केमिस्ट्री का एक क्लास देते रहें। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दूसरे बच्चों तक जो कि क्लास 9 के बच्चे हैं या फिर कक्षा 8 के हैं, जो नए नवम में नामांकन कराए हैं, उन सभी बच्चों को आप दूसरे दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। और यदि हमारे सभी वीडियो को देखना है तो आप YouTube के चैनल पे जाइए, सर्च बार में लिखिए बाय सोनी सर, आपका हमारा जितना वीडियो होगा वो सब मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।